हेलो दोस्तों, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक माइन कोलैप्स होने से 33 वर्कर जमीन से 2300 फुट नीचे फंस गई हो। पूरे 17 दिनों की मेहनत के बाद चिली सरकार ने आखिरकार उन्हें ढूंढ तो लिया था, लेकिन अब मसला था कि इनको बाहर कैसा निकाला जाए। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह था कि इनको ज़मीन के अंदर जिंदा कैसे रखा जाए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं अनुराग। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे चिली के एटागामा डिजर्ट में 120 साल पुराने माइन की गहराई में एक कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर जिंदा फंस गए और कैसे पूरे 17 दिन लगाकर ड्रिलिंग के जरिए इनका पता लगाया गया। वीडियो के सेकंड पार्ट में आप जानेंगे कि सिर्फ 3 दिन के खाने पर इन्होंने पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और कैसे टोटल 69 दिन इन्हें ज़मीन की गहराई में जिंदा रखा गया। और साथ में आप यह भी जानेंगे कि उन्हें बाहर निकालने में इंजीनियर टीम को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो शुरू करते हैं कहानी। तो 17 दिनों की मेहनत के बाद अब आखिरकार ज़मीन के अंदर फंसे मजदूरों की लोकेशन का पता लग गया था। अब बारी थी तो बस उस 6 इंच के पाइप में सीसीटीवी कैमरे और फोन लाइन डालने की। सारे लोग बेताबी से इस इंतज़ार में थे कि 17 दिनों से फंसे अपने अपनों का चेहरा देख सकें। जब कैमरा अंदर डाला गया तो देखा गया कि पूरे के पूरे 33 माइनर की हालत बहुत ही ख़राब थी। गर्मी की वजह से उन्होंने अपनी शर्ट उतार रखी थी तथा कहीं माइनर्स भूख की वजह से निराल हो रखे थे। जब उनसे फ़ोन पर बात की गई तो उनका खुशी का ठिकाना न रहा और इतने भूख और गर्मी में भी उन्होंने पूरे जोश के साथ चिल्ली का राष्ट्रगान गाया। लुइस ओर्जुगा, जो इन फंसे मजदूरों का शिफ्ट सुपरवाइजर था, उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने पूरे मजदूरों को इकट्ठा किया और उन्हें रिफ्यूजन तक ले आया। क्योंकि वहाँ 3 दिन का खाना मौजूद था, इसलिए सुपरवाइजर ने पहले ही दिन से खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को सिर्फ एक घूंट दूध और एक स्पून इना का दिया जाता था, वह भी हर रोज़ नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन इसके बावजूद भी वह खाना सिर्फ 14 दिन तक ही टिका रहा। शिफ्ट सुपरवाइजर ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों से न उन्होंने कुछ खाया है और न ही पानी की एक बूंद पी है। मतलब कि अब माइनर्स ऐसी हालत में थे कि अब इनकी मौत एक एक करके होने वाली थी। अब बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम के पास सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि अब किसी भी हालत में 2300 फुट नीचे फंसे माइनर्स को खाना पीना पहुंचाना है, वो भी सिर्फ इस 6 इंच मोटे सुराख से। लेकिन इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। जिस खाने के लिए माइनर्स इतना बेताब हो रहे थे, वो खाना उन्हें चंद सेकंडों में मार भी सकता था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स के बॉडी के मिनरल्स और विटामिन ट्रेन हो चुके थे। इसलिए जब अचानक उन्हें खाना दिया जाएगा तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए चिली सरकार ने नासा के फूड लेबोरेटरी से संपर्क किया, जहाँ से डॉक्टर ने फंसे हुए वर्करों के खाने के लिए एक खास फार्मूला बताया और इस फार्मूले में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक खास अनुपात में डाला जाना था। और इसके बाद ये खाना तैयार किया गया और पाइप्स में डाल के नीचे भेजा गया। जब खाना खा के वर्करों की जान में जान आई तो उन्हें अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम यह प्लान करने लगी कि अब इन्हें ज़मीन से कैसे रेस्क्यू किया जाए, वो अभी जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्करों को कोई भी सनलाइट नहीं मिली। इसलिए डॉक्टरों का मानना था कि किसी भी वक्त इन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार यह प्लान किया गया कि जिस प्रकार 6 इंच का होल किया गया, उसी तरह इतना मोटा छेद किया जाए कि इंसानों को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला यह था कि जिस होल की यहाँ बात हो रही थी वो 17 दिनों में होने वाला कोई होल नहीं, बल्कि पूरे 21 इंच का होल था, वो भी पूरे 2300 फुट नीचे। एक अंदाज़ा लगाया गया तो ये होल करने में तकरीबन 3 महीने का समय लग सकता था, यानी कि पूरे 90 दिन तो इसे खोदने में लगेगा। क्योंकि अब इससे ज़्यादा फास्ट सोल्यूशन नहीं था, इसलिए फ़ौरन हैवी ड्रिल मशीन मंगवाई गई और काम शुरू करवा दिया गया। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे और दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस तैयारी में लग गया था कि वर्करों को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त लग सकता था। और बीच रास्ते में यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इंसान मर भी सकता था और इसलिए एक ऐसी मशीन बनानी ज़रूरी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली सरकार ने एक बार फिर से नासा से हेल्प मांगी। नासा के स्पेस सेंटर ने यह सुझाव दिया कि ऐसी कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायमीटर होल के साइज जितना हो और इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया जाए, ताकि अगर रास्ते में किसी वजह से कैप्सूल रुक भी जाए तो उसमें उपस्थित वर्करों को कोई नुकसान न हो। नासा ने इस कैप्सूल को बनाने के लिए कम से कम 2 महीने का समय बताया। जब ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी बन जाएगी। और अब पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक एक सेकंड बड़े कीमती थे।
वर्क लोकेशन पर मीडिया वाले 24 घंटे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबर पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। ड्रिलिंग टीम ने अभी चंद फुट ही ड्रिलिंग की थी, तभी अचानक एक और मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिस हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिलिंग कर रही थी वो लीक हो गया और पूरी ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ा। यह न्यूज़ सुनकर एक ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने का ऑफर दिया। सभी ने सोचा कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा, बल्कि किसी और हाई टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना ही पड़ेगा, यानी कि प्लान बी भी रखना जरूरी है। और अब हैमर ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए की तरह सिर्फ काटेगी ही नहीं बल्कि पावरफुल हैमर से उसको तोड़ेगी भी, वह भी सिर्फ एक महीने के अंदर। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर रिग ने भी अपना काम शुरू कर दिया था और प्लान ए वाले रिग भी एक बार फिर से मैदान में चल पड़ी थी। जब तक ड्रिलिंग का काम पूरा होता तब तक चिली सरकार ने फंसे हुए वर्करों के इंटरटेनमेंट के लिए उन्हें आईपॉड भेजे ताकि अचानक दुनिया की भीड़ भाड़ से कट जाने से यह किसी बीमारी का शिकार न हो जाए। पूरे 45 दिन गुजर चुके थे। खुदाई का काम लगातार चल रहा था। प्लान बी वाली रिग प्लान ए वाली रिग से काफ़ी फास्ट थी तथा आधे से अधिक होल कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और मसला खड़ा हो गया। प्लान बी वाले हैमर का लगातार चलने से हैमर होल के अंदर टूटकर फंस गया। होल में हैमर फंसने की वजह से काम को रोकना पड़ा। अब मसला था कि लोहे के हैमर को बाहर कैसे निकाला जाए। अब इंजीनियर ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसमें जो उसके दांत है वो होल में फंसे हुए लोहे के टुकड़े को अपने अंदर बंद कर देंगे। लिहाजा अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का टुकड़ा बाहर निकाला गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। फंसे हुए माइनर्स को अंदर 52 दिन गुजर चुके थे। अब उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने के लिए तरस रहा था। लेकिन इसी बीच उन्हें एक अच्छी खबर भी मिली कि नासा की बनाई गई कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर पहुंच गई और अब सिर्फ बारी थी और इंतज़ार था ड्रिलिंग का काम ख़त्म हो और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने का। भले ही प्लान ए वाली ड्रिल बहुत पीछे थी लेकिन प्लान ए वाली रिग से सबको बहुत ज़्यादा होप थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लान बी की ड्रिल ने आखिरकार पूरा 2300 फुट का होल कंप्लीट कर दिया था। यह खबर सुनते ही ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जश्न मनाया गया क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से बच रही थी। अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई और 69वां दिन पर सुबह 6 बजे पहला माइनर्स बाहर निकाला गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को बाहर निकाला गया। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि माइनर्स ने ज़मीन से बाहर आने से पहले ये फ़ोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड आज भी रिफ्यूजन में लिखे हुए हैं। यह है उन 33 माइनर्स की रियल फ़ोटो जिन्होंने अपने जीवन के 69 दिन सेंट जोस माइन में दफन गुजारे थे। इस घटना के बाद सेंट जोस माइन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।